इश्यू ऑफ डिवेंचर जो टॉपिक मैं आपके साथ आज लेके चल रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इसमें से 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। 3 नंबर का तो 100% बनता है। देर आर सर्टेन टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड एग्जाम। सीयूटी में भी 100% 2 या 3 क्वेश्चन जो है बनते हैं, मतलब सीयूटी का एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो वो भी बनते हैं। अच्छा, इसके अगला एक टॉपिक होता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब मैं इसे कराऊंगा वो सीयूटी के लिए सिलेबस में है। इस टॉपिक को कराते समय 25% में उसका भी करा दूंगा, ताकि बाद में अगर कभी हम रिवीजन क्लासेस लें सीयूटी की, तो इशू रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आपको अनकंफर्टेबल ना लगे, कंफर्टेबल लगे। और अगर आप उसे छोड़ के भी जाते हैं तो दैट विल नॉट बी बिग डील, लेकिन इशू ऑफ डिवेंचर करना बड़ा जरूरी है। इशू ऑफ डिवेंचर में क्या क्या टॉपिक हम करेंगे, इसका मैं डिस्कशन आपके साथ अभी कर रहा हूँ। और एक शीट, मतलब इसके नोट्स मैंने बना लिया ऑलमोस्ट। पहले थ्योरेटिकल है, बाद में प्रैक्टिकल, तो क्वेश्चन मैं खुद लिख के करवाता हूँ। तो शायद मैंने क्लास ग्रुप पर डाली थी कल आपको एक शीट, नहीं डाली थी, कोई बात नहीं, अभी डाल देता हूँ। और उसको देखेंगे और साथ साथ फिर आगे बढ़ेंगे। प्रिंट आउट नहीं लेना अभी आपने, प्रिंट आउट मैं दूंगा आपको उसका। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर में क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास आते हैं जरा देखें। हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है। और देखिए, पहला टॉपिक आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। डिबेंचर को आप कैश में इशू कर सकते हैं। अभी मैं इसकी थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करूंगा आपके साथ, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इनफैक्ट इशू ऑफ डिबेंचर्स सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, इसका मीनिंग पढ़ते हैं, मीनिंग एंड टाइप्स, ये चीज पढ़ते हैं। मीनिंग पढ़ेंगे और टाइप्स पढ़ेंगे, ऐसा करें। नंबर 2, फिर हम पढ़ते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। ये कैश में होता है जब, ये होता है एक नॉर्मल नॉर्मल इशू। ये नॉर्मल इशू 3 तरह से हो सकता है। एट पार पे होता है, एट प्रीमियम पे होता है, और एट डिस्काउंट पे भी होता है। अब आप बोलेंगे सर डिस्काउंट पे क्या कंपनीज एक्ट में अलाउड है डिबेंचर को डिस्काउंट पे देना? हाँ, अलाउड है। कंपनीज एक्ट में इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट पर अलाउड नहीं है। री इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट अलाउड है, शेयर फॉरफिशर। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट अलाउड है जब आप एम्प्लॉयज को डिस्काउंट देते हैं शेयर की मार्केट वैल्यू पे, तब अलाउड है। और एक एक्सेप्शन है कि डिस्काउंट पर शेयर फेस वैल्यू पे डिस्काउंट कब होता है, जब वो क्या होता है, स्वेट इक्विटी के रूप में जाता है। इस साल का सैम्पल पेपर दिया था मैंने आपको, आपकी क्लास ग्रुप पे डाला था, इसे खोल के देखिएगा सैम्पल पेपर। तो स्वेट इक्विटी के रूप में जब क्या होता है, शेयर इशू होते हैं, तब हम उसे डिस्काउंट की फेस वैल्यू के डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। एक ही कंडीशन है। तो यहाँ डिबेंचर के साथ ऐसा कोई परेशानी नहीं है। डिबेंचर को आप इशू पार पे, प्रीमियम पे, या डिस्काउंट पे आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप लोन ले रहे हो ना, किसी से ले रहे हो लोन, ठीक है, तो आप क्या करते हो, 1 लाख रुपए का लोन, बदले में 1 लाख का सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए। 1 लाख का लोन है ना, 1 लाख का लोन है ना, और सामने वाले को बोलते हो भाई मुझे 1,25,000 दे, तब मैं तुझे 1 लाख का सर्टिफिकेट दूंगा। आदमी इज डाइंग टू बाय द डिबेंचर्स ऑफ योर कंपनी, कहता ठीक है कर देता हूँ, महंगा खरीद रहा है आपका डिबेंचर, और आपका लोन है 1 लाख रुपए का। सामने वाले कहता तेरी कंपनी तो ठीक ही नहीं है, हमने कहा हमें पैसे की जरूरत, तो दे दे। उसने कहा ठीक है, 75,000 दूंगा, लेकिन 1 लाख का सर्टिफिकेट लूंगा। तुमने कहा भाई दे दे, होता है, डिस्काउंट है। शेयर पे नहीं होता ऐसा। ये पार पे भी होगा, प्रीमियम पे भी होगा, डिस्काउंट पे भी होगा, ठीक है। और फिर क्या होता है, फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इशू होता है। ये भी कैसे हो सकते हैं, एट पार पे इशू होता है, एट प्रीमियम पे इशू होता है, और एट डिस्काउंट पर इशू होता है।
ऐसे ऐसे करके चलता है तीनों पे। ये भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस वाले पर आपका बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपकी आपके इंटरनल एग्जाम जो होंगे ना स्कूल में, उसमें भी आएगा। डेफिनेटली इट विल कम। नंबर 2। नंबर 3, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये भी आएगा। ये तो शेयर, इशू ऑफ शेयर्स में ही पड़ा था। जब आप किसी कंपनी का बिजनेस खरीदते हैं, अब आप उसकी एसेट्स खरीदते हैं, बदले में क्या देते हैं उसको, आप शेयर इशू करते हैं। ये आएगा। इट विल कम। ये दो तरह से होता है, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, और बी फॉर एक्वायरिंग एनी एसेट। एक एसेट खरीद रहे हैं आप, और फॉर एक्वायरिंग बिजनेस, बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं। नंबर 4, एसेट्स खरीद रहे हैं या बिजनेस खरीद रहे हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको लेके चल सकते हैं। यू कैन गो विद दिस। ठीक है जी। फिर एक और बारी आती है, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, ऐसे कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप। मतलब आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं पैसे के लिए नहीं, आपने बैंक से कोई लोन ले रखा है, उसके बदले में कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज हो रखी है, और बैंक कहता है कि नहीं हमें और ज्यादा सिक्योर करना है उसको, उसके लिए क्या करते हैं आप, और डिबेंचर इशू कर देते हैं। तो इसको अलग से पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी ना किसी पेपर में बोर्ड के इसका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 100% आपके स्कूल के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है। इसको दो तरह से करते हैं, विदाउट एंट्री, विदाउट जर्नल एंट्री, विदाउट जर्नल एंट्री, बी विद जर्नल एंट्री, विद जर्नल एंट्री, विदाउट जर्नल एंट्री, ऐसा करते हैं। नंबर 5। अगला आपके पास जो टॉपिक आता है वो आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और एक और टॉपिक हम बोल देते हैं क्या, डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ, इश्यू ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये टॉपिक्स जो है आपके इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। इन नोट कर लीजिए फटाफट से, विल प्रोसीड फर्दर। जो डॉक्यूमेंट आपको दिया गया, कैन यू सी दिस डॉक्यूमेंट, दिख रहा है आपको, देखिए जरा, अपना फोन खोल के देख लीजिए फटाफट से, मैंने भी हार्ड कॉपी नहीं दी है इसकी। कैन यू सी द डॉक्यूमेंट। Yes, sir. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में हम थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, और थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपने देखा होगा असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, है ना, देख सकते हैं सभी लोग। हमने बोला सबसे पहले डिबेंचर। डिबेंचर का जो जन्म हुआ है एक लेटिन वर्ड डिवेयर से हुआ था, इसका मतलब होता है बोरो। और हमने बोला ना डिबेंचर में आप क्या कर रहे हैं, पैसा बोरो ही तो कर रहे हैं, कर रहे हैं ना पैसा बोरो। दिस इज व्हाट डिबेंचर। और अगर हम डेफिनेशन बोलें तो ये क्या है, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है एक्नॉलेजिंग अ डेट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या करती है, आपसे पैसा लेती है, आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिसे डिबेंचर डॉक्यूमेंट कहते हैं, उस पर अपनी स्टैंप लगा के देते हैं कि भाई हमने आपसे इतना लोन लिया है। अच्छा, लोन जब हम लेते हैं तो उसके रिपेमेंट की कंडीशन भी तो डिसाइड होती है। तो उसमें क्या होता है, लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस, इंटरेस्ट कितना होगा, रिपेमेंट कब होगी, सारी की सारी डिटेल मेंशन होती है। तो डिबेंचर का डॉक्यूमेंट कहलाता है।
ये बोला हमने, इट कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड और एट अ इंटरवल और एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट। मतलब जो भी आप लोन लेंगे तो कंपनी चाहे तो उस पर फिक्स रेट रख सकती है, फ्लोटिंग रेट रख सकती है। हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमें दो तरह के लोन देता है, एक तो होता है फिक्स्ड कि भाई 12% है, 12% रहेगा। एक फ्लोटिंग होता है जो आरबीआई का रेट होता है ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, उसके हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। आरबीआई का जो रेट होता है, सीआरआर और एसएलआर जो होती हैं, अगर वो बदल जाती हैं तो जो फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट होता है वो बदल जाता है। मान लो आरबीआई ने अगर अपना सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, जो 0.5 से बढ़ाई तो मार्केट से करीब करीब 25,000 करोड़ रुपया गायब हो जाता है। ठीक है। अब मार्केट से कैश अगर गायब होगा, क्योंकि बैंकों को क्या करना पड़ता है, कैश रिजर्व उतना आरबीआई में जमा कराना पड़ता है पैसा, तो उनके पास डिसबर्स करने के लिए लोन कम रहता है। तो जो फिर बैंक क्या करता है, सबको जरूरत पड़ती है लोन की, बैंक क्या करता है, अपना रेट बढ़ा देता है। जो सिंसियर होगा, जिसकी वाकई जरूरत है, वो बड़े रेट पे इंटरेस्ट लेगा, जिसको जरूरत नहीं है किनारे कट लेगा। ऐसे चलता है। तो ये रेट और पेमेंट का पीरियड, ये सब चीजें डिसाइड होती है, इसके अंदर मेंशन होता है डिबेंचर डॉक्यूमेंट के अंदर। कौन सा सेक्शन यूजफुल है इसके लिए, सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 कंपनीज एक्ट 2013, ये है। और ये क्या कहता है, डिबेंचर के अंदर तीन चीजें आती हैं। डिबेंचर इन्वेंट्री, मतलब लूज डिबेंचर्स को भी डिबेंचर इन्वेंट्री बोलते हैं, जैसे स्टॉक की तरह बोलते हैं। बॉन्ड्स आते हैं इसके अंदर, एनी अदर सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स आते हैं और क्या आते हैं, एनी अदर सिक्योरिटीज। अब ये बॉन्ड्स तो ठीक है और डिबेंचर भी ठीक है, लेकिन एनी अदर सिक्योरिटीज के बारे में ना एनसीईआरटी में बहुत डिटेल नहीं दे रखी है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी। बॉन्ड क्या होते हैं, ये भी डिबेंचर की ही तरह होते हैं, और दे आर ऑल्सो द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। और ट्रेडिशनली बॉन्ड कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करती है। लेकिन बॉन्ड इशू करने के साथ क्या चीजें होती है वो मैं बता रहा हूँ आपको, जरा रुकिएगा। देखिए जरा भाई, सरकार जैसे मान लिया आपकी कंपनी ने क्या करा, आपने कंपनी ने 10% डिबेंचर्स इशू कर दिए। ये 10% डिबेंचर, ये जो 10% है ना, 10%, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, कूपन। कूपन रेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, कूपन रेट। हर डिबेंचर के साथ हिंदुस्तान में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आप डिबेंचर लेंगे तो अगर 10% डिबेंचर है तो इस पर आपको 10% इंटरेस्ट देना है, पर एनम के हिसाब से देना है। 5% है तो 5% देना है, 12% है तो 12% देना है, इंटरेस्ट देना है भाई आपको। दे विल मेंशन इट। ठीक है जी। तो इसे कूपन रेट कहते हैं। ठीक है। बॉन्ड क्या होते हैं जरा समझिएगा। जैसे आरबीआई बॉन्ड्स हैं, आरबीआई कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड्स इशू करे, आरबीआई बॉन्ड्स। जनरली सरकार, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह ये इशू करती है। तो प्राइवेट हाउसेस भी इशू करने लग गए, लेकिन आरबीआई जैसे, आरबीआई का बड़ा, किसी के स्कूल में बिजनेस स्टडीज में अगर फाइनेंशियल मार्केट हो चुका हो या फाइनेंशियल मार्केट नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, ये वाला आरबीआई बॉन्ड्स होते हैं। फिर देखें, कैश फ्लो तुम लोग ने तो पढ़ा ना, 10% डिबेंचर पढ़ा होगा, उसका ट्रीटमेंट पढ़ा होगा। तो आरबीआई बॉन्ड्स होते हैं। अभी मान लो आरबीआई क्या करती है, जो बॉन्ड इशू करती है वो 25,000 के मल्टीपल में इशू करती है। मतलब या तो एक बॉन्ड की कीमत 25,000 रुपया होगी, या 50,000 होगी, या 1 लाख होगी, या 75,000 होगी, ऐसे। मान लिया आरबीआई ने एक बॉन्ड की जो इसकी वैल्यू थी, जिसकी नॉमिनल वैल्यू नॉमिनल वैल्यू जिसकी कितनी थी, रुपीज 25,000 थी। ठीक है। और इसे क्या करा आरबीआई ने, इशूड एट, इसे आरबीआई ने क्या कर दिया, इशूड एट रुपीज बाई, रुपीज कितने में इशू किया इसको, इशूड एट रुपीज 22,000। डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस बताइए। डिफरेंस कितने का डिफरेंस है, 3,000 रुपये। ये डिफरेंस क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। देख रहे हैं आप, 25,000 की चीज अगर आप कितने में दे रहे हैं, 22,000 में दे रहे हैं, तो डिफरेंस क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। यानी कि आरबीआई जब हमसे पैसा लेती है तो हमसे क्या ले रही है, 22,000 रुपये ले रही है। और इसका रिडम्पशन यानी इसकी रिपेमेंट कितने में करेगी, 25,000 में करेगी। 1 साल 2 साल के बाद जब आरबीआई हमारा पैसा लौटाएगी तो हमें कितना देगी, उससे पैसा तो ले रही है 22,000, हमको पैसा कितना देती है, 25,000। ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है जिसे हम डिस्काउंट बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में डिस्काउंट थोड़ा ही है, ये भी तो हिडन इंटरेस्ट है। इस डॉक्यूमेंट को, इस डिबेंचर को खरीदने में हमें कितने का फायदा हुआ, 3,000 का। 1 साल के लिए जो हमने अपनी मनी आरबीआई को दी थी, उस पर हमारी कितनी अर्निंग हो रही है, 3,000 की अर्निंग हो रही है। ये जो 3,000 की अर्निंग है, ये जो इसको बोलते हैं क्या, नोशनल, क्या बोलते हैं, नोशनल इंटरेस्ट।
क्या बोलते हैं इसको? नोशनल इंटरेस्ट। और जो ये आरबीआई के बॉन्ड होते हैं, उस पर कूपन रेट होता ही नहीं है। अब जरूरत है कूपन रेट रखने की? नहीं, इस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन क्या होगा, जब आप रिपेमेंट करेंगे इसकी, तो आपको ये कम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे मिलेगा। इसे नोशनल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है। तो बॉन्ड वो डिबेंचर्स होते हैं, वो लोन डॉक्यूमेंट होते हैं जिन पर कूपन रेट होता ही नहीं है। इनफैक्ट दे आर इशूड एट डिस्काउंट। इसीलिए इन्हें जीरो कूपन रेट या डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें क्या नाम बोला जाता है इनका? इनको बोला जाता है क्या? जीरो कूपन रेट, जीरो कूपन रेट बॉन्ड, या क्या बोला जाता है इनको? डीप, डीप डिस्काउंट बॉन्ड बोला जाता है। जीरो कूपन रेट या डीप डिस्काउंट बॉन्ड इनको बोला जाता है। ऐसा करते हैं, इसे ध्यान रख लीजिए। ठीक है जी। तो बॉन्ड और डिबेंचर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। डिबेंचर में इंटरेस्ट अपेरेंटली दिखता है, बॉन्ड में नहीं दिखता, हिडन फॉर्म में है। इंटरेस्ट दोनों में होता है। डिबेंचर जो होते हैं वो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पे इशू होते हैं। बॉन्ड सिर्फ किस पे इशू होते हैं? डिस्काउंट पे इशू होते हैं। और फेस वैल्यू और इशू प्राइस का डिफरेंस जो होता है, वो कहलाता है यहाँ पर क्या? नोशनल इंटरेस्ट। डिस्काउंट होता है वैसे तो वो, लेकिन नोशनल इंटरेस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है। और आरबीआई और सारी ऑर्गेनाइजेशन इसे इशू करती हैं, इसे बॉन्ड कहते हैं। है डिबेंचर ही उसकी कैटेगरी है, लेकिन विदाउट इंटरेस्ट है। दिखता नहीं है लेकिन मिलता है। ठीक है जी। आई होप ऑनलाइन में जो बैठे हैं, उन्हें समझ में आया होगा क्या बोला मैंने। बताइए, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी? फिर एक बार ये वापस बता दो कि नोशनल इंटरेस्ट का कैसा मतलब। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 25,000, इसका नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है। आपको जो आरबीआई से सर्टिफिकेट मिलता है उसमें पड़ता था एक बॉन्ड डिबेंचर, एक बॉन्ड की वैल्यू 25,000 रुपये, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। और जब आपको इसका पैसा मिलेगा, रिपेमेंट मिलेगी, जब आप इसका पैसा मांगेंगे सरकार से वापस, तो यू विल गेट हाउ मच? 25,000। आपको कितने का फायदा हो रहा है? 3,000 का, ठीक है। ये 3,000 नोशनल इंटरेस्ट कहलाता है। गॉट इट? ठीक है भाई। आइए देखिए, अब आप डॉक्यूमेंट को दोबारा देख लेते हैं। द टर्म डिबेंचर एंड बॉन्ड क्या होता है? इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं। बॉन्ड इज सिनोनिम्स विद द डेट इंस्ट्रूमेंट्स वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट स्टेटेड। क्लियर है? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। रेदर देन द अमाउंट पेबल एंड मेच्योरिटी इज स्टेटेड। बॉन्ड को क्या कहते हैं? डीप डिस्काउंट या जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। है ना? अभी आगे पढ़ेंगे, डिबेंचर की कैटेगरी है वो बिल्कुल यही है। अदर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं भाई? है ना, इसने बोला ना कि या तो वो क्या होगा, डिबेंचर होगा या बॉन्ड होगा या अदर इंस्ट्रूमेंट्स। जब जिन लोगों ने थर्ड बुक पढ़ी मेरे साथ, उन्हें याद होगा कि जब मैंने बैलेंस शीट पढ़ाई थी, तो एक शब्द लिया था, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब होता है, कंपनी मार्केट में अपने शेयर नहीं इशू करती है। मान लिया उनकी ऑथराइज कैपिटल 5 करोड़ शेयर थी, और उन्होंने 5 के 5 करोड़ इशू कर दिए। उन्हें डिबेंचर इशू करने थे मार्केट से, लेकिन सेबी ने परमिशन नहीं दी। या मान लो डिबेंचर नहीं इशू करना चाह रहे, क्योंकि जब हम डिबेंचर इशू करते हैं ना, तो डिबेंचर के साथ एक परेशानी होती है। डिबेंचर इशू करते हैं तो वो तो लोन होता है, और लोन लेते हैं तो बदले में क्या होता है? मॉर्टगेज रखा जाता है। मॉर्टगेज। क्या रखा जाएगा मॉर्टगेज भाई? आपका प्लांट, आपका लैंड, आपकी बिल्डिंग, वो मॉर्टगेज रखी जाएगी। मतलब कुछ गिरवी रखना पड़ता है आपको, कोलेटरल कहते हैं उसको। रख दिया। अब आपने इतना कुछ मॉर्टगेज रखा हुआ है कि आपके पास मॉर्टगेज रखने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या करेंगे बताइए? अब आप अपने आप को थोड़ी रखोगे। तो आप क्या करते हैं, और आपकी कंपनी अच्छा कर रही है, मतलब अगर आप सोचेंगे ना कि मुकेश अंबानी के ऊपर कोई लोन नहीं है, भयंकर लोन है। अडानी के ऊपर कोई लोन नहीं है, बहुत अच्छा लोन है। अरे जो स्मार्ट बिजनेसमैन होते हैं, वो तो पराये पैसे से खेलते हैं। मालूम है आपको? अपने रिजर्व्स होते हैं उनको, उनको यूज नहीं करते, लोन लेते हैं। और बैंक उनके हाथ जोड़ के कहते हैं, अच्छा अंबानी जी आप लोन ले रहे हैं, आ जाओ। जनरल मैनेजर फोटो भी खिंचवाता है उसके साथ। ऐसा होता है। तो बड़ी अच्छी कंपनी है आपकी। शेयर आप इश्यू नहीं कर सकते, डिबेंचर आप इश्यू नहीं करना चाहते हैं। आपने बोला जनता से कि देखो, हमें 2,000 करोड़ की जरूरत है, और हम चाहते हैं, दोज आर इंटरेस्टेड, मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% चल रहा है, हम 9% देंगे। लोग भाग के आते हैं, अरे अंबानी दे रहा है, पब्लिक से पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। एक पैसे की चीज मॉर्टगेज रखने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। बिना मॉर्टगेज के काम चलता है। हाईली अनसिक्योर्ड लोन है।
अच्छा, डिवेंचर भी क्या होते हैं? सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड होते हैं। लेकिन इंडिया में अनसिक्योर्ड डिवेंचर इश्यू नहीं कर सकते आप। तो क्या करेंगे? बोले जो भी डिवेंचर इश्यू होंगे इंडिया के अंदर वो सिक्योर्ड होंगे, और मॉर्गेज आप रखना नहीं चाहते, तब आप पब्लिक डिपॉजिट लेके चलते हैं। तो ये पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? ये वही लोन का फॉर्म है जो कि क्या है, हाईली अनसिक्योर्ड है। डूब गया तो डूब गया, नहीं मिल सकता वापस। डिबेंचर में क्या है, ये आपने पढ़ा होगा डिसोल्यूशन में, कि जब आप किसी कंपनी के डिसॉल्व होने के बाद, फर्म के होने के बाद आप पेमेंट करते हैं, सबसे पहले पेमेंट थर्ड पार्टी की करते हैं। डिबेंचर होल्डर थर्ड पार्टी हो गए ना। फिर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर की करेंगे। फिर आप किसकी पेमेंट करेंगे? शेयर होल्डर की करेंगे, है ना। तो सबसे पहले पैसा अगर कंपनी बंद होती है तो डिबेंचर होल्डर को मिलता है। इन भाई लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, पहले डिबेंचर होल्डर को मिलेगा। फिर कुछ बच गया तो ये पब्लिक डिपॉजिट वाले को कंपनी देना चाहे तो, और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को। ऐसा होता है। हाईली अनसिक्योर्ड क्या है ये? डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है जी। या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो इस कैटेगरी में आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एनी अदर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ध्यान रहेगा। याद है ना, पब्लिक डिपॉजिट और डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म के लिए होता था, बताया था आपको मैंने थर्ड बुक में। और डिपॉजिट जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो जब हम थर्ड बुक पढ़ेंगे तब आप इसे कोरिलेट कर पाएंगे वहां पर। और मैंने कहा था आप लोगों से, देखा ना, डिवेंचर इशू शेयर्स पढ़ते समय कितनी सारी ऐसी चीजें जब आप पढ़ेंगे तो इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग थर्ड बुक। चलो आ जाते हैं अब जरा। डिफरेंस आता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर्स। और बेटा ये डिफरेंस जो होता है, ये 1 नंबर से लेके 3 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी डिफरेंस पूछा जाए अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज में, हमेशा बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ देना है आप। चाहे क्वेश्चन में बेसिस ऑफ डिफरेंस गिवन हो ना गिवन हो, आपको देना है। ओनरशिप, शेयर ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है, डिवेंचर ओनली रिप्रेजेंट्स व्हाट? लोन। रिटर्न डिविडेंड क्या कहलाता है? शेयर का रिटर्न है। इंटरेस्ट क्या कहलाता है? डिवेंचर का रिटर्न है। ठीक है जी। रिपेमेंट, शेयर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कभी वापस नहीं करे जाते हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। वरना शेयर का पैसा कभी वापस थोड़ी, अगर शेयर होल्डर शेयर का पैसा निकाल ले तो कंपनी तो बंद हो जाएगी, कभी वापस नहीं निकलता। डिवेंचर तो क्या होता है भाई, हमेशा वापस करना होता है टाइम पे। कभी कोई डिवेंचर ऐसा नहीं होता जिसे हम, इरिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं लेकिन वो हमारे देश में नहीं चलते हैं ऐसे डिवेंचर। वोटिंग राइट नहीं होता शेयर्स, और शेयर में वोटिंग राइट होता है, डिवेंचर का वोटिंग राइट नहीं होता। शेयर में कोई सिक्योरिटी, ये जब शेयर कंपनी इशू करती है कोई मॉर्गेज रखती है? नहीं रखती। डिवेंचर में मॉर्गेज रखा जाता है। कन्वर्टेबिलिटी, शेयर को आप इक्विटी शेयर को किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। प्रेफरेंस शेयर को आप कन्वर्ट कर सकते हो अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तो। लेकिन डिवेंचर को आप नए डिवेंचर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? 10% डिवेंचर है, 12% डिवेंचर में कन्वर्ट कर दो। 10% डिवेंचर है, प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दो। 10% डिवेंचर है, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दो। कर सकते हैं आप, कैन डू दैट। शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, बताया था आपको। एक्सेप्ट कब? व्हेन दे आर इशूड एट स्वेट इक्विटी शेयर्स, ऐसे। ठीक है। डिवेंचर्स तो डिस्काउंट भी इशू हो सकता है। रिस्क, शेयर होल्डर के पास ज्यादा रिस्क होता है, डिवेंचर होल्डर का रिस्क नहीं होता। क्योंकि एक तो पैसा नहीं फंसता कभी उनका, और उनको इंटरेस्ट हमेशा मिलेगा। बट आपको बताया था, चार्ज और एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट लोन इज अ चार्ज। तो चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपको डिवेंचर का इंटरेस्ट देना ही देना है। लेकिन शेयर में प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ऐसा करके रिस्क किसका ज्यादा है भाई? शेयर होल्डर का। प्रायोरिटी इन केस ऑफ रिपेमेंट, डिवेंचर होल्डर की प्रायोरिटी है वाइंडिंग अप के केस में, शेयर होल्डर की प्रायोरिटी नहीं है। ये क्या हो गया हमारा? डिवेंचर होल्डर और शेयर होल्डर का डिफरेंस था। अब आइए डिवेंचर की टाइप्स। ये बढ़िया टाइप्स हैं। इन पे भी अगर क्वेश्चन आया, 1 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन आने का चांस बनता है बोर्ड एग्जाम में, और सीयूटी में भी बनता है। इसीलिए मैं इसको बहुत डिटेल में इंटेंसिवली डिस्कस करूंगा आपके साथ। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोड ऑफ रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कूपन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 5 कैटेगरी में हमारे डिवेंचर क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहले आया सिक्योरिटी। भाई, सिक्योर डिवेंचर या मोर्टगेज डिवेंचर बोलते हैं उसको, या अनसिक्योर डिवेंचर या नेकेड डिवेंचर्स बोलते हैं। हमने अपने छोटे से स्कूल के एक बार पेपर में क्वेश्चन डाल दिया, व्हाट इज मेंट बाय नेकेड डिवेंचर्स। बच्चे बोले हाय सर ये कैसे, डिवेंचर थोड़े नंगे पुंगे डिवेंचर होंगे। उन्होंने पढ़े ही नहीं थिएटर, ना कोई पढ़ाता है, आप देखना आपके स्कूल में भी नहीं पढ़ाएंगे। बट दैट क्लासिफिकेशन इज इन एनसीईआरटी, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है।
तो ये वस्त्र विहीन डिवेंचर नहीं है ये, ऐसा नहीं है। ठीक है। इसको बोलेंगे नेगेटिव डिवेंचर्स, जो अनसिक्योर्ड होते हैं उनको बोलते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे ना, एक नई चीज और पढ़ेंगे, चार्ज। CHARG, चार्ज। जैसे रिचार्ज वाला चार्ज, वो नहीं है ये। क्या है बताता हूँ, आइए देखिए। सिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर्स होते हैं विच आर सिक्योर्ड बाय वे ऑफ अ चार्ज, बाय वे ऑफ अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी। अब ये चार्ज क्या हो गया, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर इशू करे, या मान लो 50 करोड़ के डिबेंचर इशू करे, और आपने बोला सेबी को, या अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में बोला, ये 50 करोड़ के डिबेंचर के बदले में हम क्या मॉर्टगेज कर रहे हैं, अपनी दिल्ली वाला जो 50 करोड़ का प्लांट है उसे मॉर्टगेज कर रहे हैं। तो ये जो 50 करोड़ का प्लांट आपने मॉर्टगेज करा, ये कहलाता है चार्ज ऑन एसेट्स। अब फ्यूचर में जब आप क्या करेंगे, और लोन लेंगे, तो 50 करोड़ वाले प्लांट को दोबारा थोड़ी चार्ज के रूप में फिक्स करेंगे। चार्ज का मतलब मॉर्टगेज करना, सीधी सी बात ये है। नहीं फिक्स करेंगे ना, बाकी बची हुई एसेट्स को मॉर्टगेज करेंगे। और देखिए, अब नीचे आइए, डब्बे में देखिए क्या लिखा है, चार्ज। चार्ज मीन्स सिक्योरिंग द लोन बाय मॉर्टगेजिंग स्पेसिफिक एसेट्स टुवर्ड्स द लोन। ठीक है जी। यानी कि कंपनी डज नॉट मीट इट्स ऑब्लिगेशन, लेंडर कैन गेट हिज और हर मनी पेमेंट फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ मॉर्गेज एसेट्स, और इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी फ्रॉम द ऑफिशियल लिक्विडेटर। अगर बिजनेस बंद हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पेमेंट करने में आनाकानी हो रही है, तो वो जो चार्ज मॉर्गेज रखा गया, चार्ज मतलब कोई एसेट्स मॉर्गेज रखी गई है, उसकी नीलामी होगी और आपको पैसे की रिकवरी हो जाएगी। इसलिए तो डिबेंचर को सिक्योर्ड बोल रहे हैं। ठीक है जी। चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स चार्ज और एक होता है क्या, फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब हुआ चार्ज विच इज क्रिएटेड ऑन अ स्पेसिफिक डेफिनेट असेट्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इस पर लगता है। बता दिया कि मेरी ये मशीन, ये मेरी बिल्डिंग, ये मेरा लैंड क्या होगा, मॉर्टगेज है भाई। ठीक है जी। और अच्छा, इट इज क्रिएटेड अगेंस्ट दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय कंपनी फॉर यूज इन ऑपरेशन, नॉट मेंट फॉर सेल। वे एसेट किसको बोलेंगे, जिन्हें आप बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो, रीसेल के लिए नहीं है। जो रीसेल के लिए है उसको थोड़ी। आपने रीसेल वाली एसेट मॉर्टगेज कर दी और फिर एसेट बेच दी। आपको मालूम है, जिस एसेट्स को मॉर्टगेज कर दिया, उसको बेचने से पहले, उस पर कुछ भी करने से पहले आपको बैंक की परमिशन लेनी पड़ेगी। आपने एक बिल्डिंग मॉर्टगेज कर रखी है, आपको लग रहा है कि बिल्डिंग में रिपेयर करवानी है, तो आपको बैंक के मैनेजर को चिट्ठी भेजनी पड़ेगी, हम बिल्डिंग की रिपेयर करवा रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं बिल्डिंग का, आप दो एक मंजिल और बनाने, परमिशन लेनी पड़ेगी भाई आपको। बिना परमिशन के नहीं होगा। ठीक है। जब तक लोन है तब तक। आगे बढ़ते हैं, फ्लोटिंग चार्ज। कंपनियां क्या करती हैं, अगर मैंने अपने 50 जगह से लोन लिया और 50 एसेट्स फिक्स कर दी, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। कंपनियां क्या करती हैं, एक और ऑप्शन उनके पास होता है कि वो चार्ज फिक्स नहीं करती, फ्लोटिंग है। वो कहते हैं 50 करोड़ रुपए की हमने क्या लिया है, लोन लिया है, तो हमारी किसी भी एसेट्स को बेचकर आप 50 करोड़ ले लेना। मतलब दे आर नॉट मेकिंग अ स्पेसिफिक चार्ज, बट दे आर कीपिंग ऑल द एसेट्स ओपन। इससे कंपनी की बोरोइंग कैपेसिटी में कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है। लेकिन अगर आपने मान लो 15 एसेट्स अपनी मॉर्गेज कर दी फिक्स चार्ज के अंदर, तो आपके तो 20 एसेट्स हैं, बाद में फ्यूचर में लोन पड़ा तो 5 एसेट्स ही बचेंगी। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है, कि आपकी एसेट्स 5,000 करोड़ की हैं और आपने 500 करोड़ का लोन लिया, तो कुछ स्पेसिफिक नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हमारी 5,000 करोड़ की एसेट्स है, जब आपका पैसा ना वसूली हो, इनमें से 500 करोड़ की बेच के, कोई भी 500 करोड़ की बेच के आप क्या कर लेना, अपना रिकवरी कर लेना, उसे फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। पढ़िए क्या लिखा है, इट इज अ चार्ज विच इज नॉट क्रिएटेड ऑन एनी स्पेसिफिक एसेट्स, बट क्रिएटेड ऑन ऑल एसेट्स, एक्सेप्ट वो जो फिक्स चार्ज के अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई है, उनको छोड़कर। भाई मान लो कुछ फिक्स में पड़ी हुई है, बाकी फ्री है, आपको और लोन लेना है, आपने कहा हम फिक्स नहीं लेंगे, हम फ्लोटिंग वाले चार्ज पे लोन लेंगे, तो क्या होगा, जो फिक्स के अंदर मॉर्गेज है उनको छोड़कर बाकी को आप ले सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, फ्लोटिंग चार्ज इन्वॉल्व्स ऑल एसेट्स एक्सेप्ट दोज असाइन टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उनको छोड़कर। अच्छा, फ्लोटिंग चार्ज होल्डर हैज अ प्रेफरेंस ओवर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मान ले जैसे पब्लिक डिपॉजिट वाले लोग हैं, उनको बाद में पैसा मिलेगा, पहले इनको मिलेगा जो फिक्स चार्ज वाले हैं, ऐसा करके चलता है। गॉट इट। तो चार्ज का मतलब समझ में आया भाई सबको अब, इज दैट क्लियर। ऑनलाइन में इज दैट ओके विद एवरीबॉडी, हमारे मुट्ठी भर बच्चे हैं उनको। यस। हाँ वो बोलेंगे ना आपसे, वो बोलेंगे भाई आपने डिफॉल्ट करिए, आप बताइए किस किस को उठाना है।
देखो, बैलेंस शीट तो कंपनी के सभी के पास होते हैं, नोट्स अकाउंट सभी के पास होते हैं। बैंक का मैनेजर एक टिक कर लेगा, भाई ये और ये हम ऑक्शन करेंगे अब, या तो लोन चुकाओ या हम इसे ऑक्शन करेंगे, बस। अच्छा सोच लो, आप एक साहूकार हो, मनी लेंडर हो, अंग्रेजों के जमाने की, ठीक है, और आपकी पड़ोसन सुहानी, हाँ, सुहानी ने लोन लिया आपसे। सुहानी के पास दो भैंसे, तीन गाय, 15 बकरियां हैं, एक ऊंट भी है। और वरिका साहूकार है, इसने कितना ले लिया था, मान लो 2,000 रुपए का लोन लिया था 1947 के टाइम पे। और 2,000 रुपया इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, ऐसा लिया। सुहानी ने पैसा नहीं दिया, तो गौरिका जो है अपने लठैतों को लेके वहां पहुंच गई, हर्षिल और तनिष्क को लेके पहुंच गई वहां पर, डंडा लिए। और सुहानी को बोला, भाई अब तेरे घर की हम क्या करेंगे, सामान लेके जाएंगे। तो सुहानी बोलेगी, मेरी बकरियां ले जाओ, मेरा ये नहीं, ये नहीं चलेगी। गौरिका कहेगी, तेरी एक भैंस, तेरी ये बकरी, और तेरी ये गाय, ये मैं लेके जाऊंगी। वो क्यों मरियल बकरी लेके जाएगी, वो गाय लेके जाएगी ना जो दूध देती है, वो भैंस लेके जाएगी ना दूध देती है। बैंक भी यही करता है। अगर फ्लोटिंग चार्ज है तो वो उस एसेट्स को उठाएगा ना जो मार्केट में जल्दी बिक जाए। भाई आपकी चार बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग छलेरा के अंदर है, एक बिल्डिंग सेक्टर 18 में है, तो बैंक किसे ऑक्शन करेगा, छलेरा वाले क्यों करेगा, क्या 18 वाली को करेगा ना। तो बैंक पिक करता है, हम नहीं पिक करते हैं। लेकिन जब आपने फिक्स चार्ज दे रखा है, तो बैंक क्या करेगा। अब जैसे सुहानी ने बोला लोन लेते समय कि ये 15 बकरियां और ये मेरा ऊँट, ये मॉर्गेज रखती हूँ। तो जब गौरी का लठैत लेके आएगी, क्या करेगी, 15 बकरियां और ऊँट ही तो लेके जाएगी। ये थोड़ी कि चलो सब लेके चलते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है जी, तो ये बैंक की चॉइस होती है कि वो किसे उठाए। बैंक तो वही उठाएगा ना जिससे ज्यादा रिकवरी हो, है जी। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ्लोटिंग बेटर है, क्योंकि आप ये मान के चलते हो कि लोन को आप टाइम पे चुका लोगे, आपकी क्रेडिट टेकिंग कैपेसिटी रेस्ट्रिक्ट नहीं होती है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं, दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक चार्ज ऑन द एसेट्स, हाउएवर अ फ्लोटिंग चार्ज मे बी क्रिएटेड ऑन दीज डिबेंचर्स बाय डिफॉल्ट। लेकिन दीज काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट इशूड, हमारे देश में तो नहीं होते हैं issue। तो जब हमारे केस में अनसिक्योर्ड डिबेंचर नहीं है, तो कंपनी क्या इशू करती है फिर, पब्लिक डिपॉजिट, उसके लिए कोई रोक नहीं लगी है। ठीक है जी। अच्छा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टेन्योर, रिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जिन्हें कंपनी के लाइफ टाइम के अंदर क्या करना होता है, कभी भी एक्सपायरी 2 साल 3 साल 4 साल के बाद उनकी रिपेमेंट होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, रिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं, ठीक है। और वो डिबेंचर्स को हम क्या कर सकते हैं, पार पे रिडीम कर सकते हैं और प्रीमियम पे भी रिडीम कर सकते हैं, ध्यान से समझना। दे कैन बी दे कैन बी रिडीम्ड इधर एट पार और कैसे, प्रीमियम, इनको पार या प्रीमियम पे भी क्या कर सकते हैं हम, रिडीम कर सकते हैं। मतलब 100 रुपए का डिबेंचर है, आपने 100 रुपए में इशू किया, जब रिडम्पशन की बारी आई तो आप क्या कर सकते हैं, 100 रुपए के बदले में 100 रुपए वापस कर दो या 120 रुपए वापस कर दो। 100 रुपए के बदले में 90 वापस नहीं करना होता, वो मैं बताऊंगा आपको जब मैं ये सिखाऊंगा ना, ये वाला पार्ट, ये वाला तब समझाऊंगा इस चीज को, अभी नहीं। और इरिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं भाई, ये वो डिबेंचर है जिन्हें कंपनी की लाइफ टाइम में कभी भी क्या होगा, वापस नहीं किया जाएगा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी को लोन देगा और बंदा कहता है लोन वापस कब करेगा, अरे जब तू मर जाएगा तब वापस करूंगा, तेरे मरने के बाद वापस करूंगा, ये कभी नहीं करूंगा वापस। तुम दोगे तुम बैंक से लोन लेने जाते हो, बैंक पूछता है कब तक के लिए लोन चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए, जी साल वाल तो कुछ है ही नहीं, जब मन में आएगा दे देंगे, और नहीं मन में आया तो करा नहीं देंगे। बैंक गार्ड उठवा के बैंक आपको धक्के मार के सड़क पे फेंक देगा, दफा यहाँ से। प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये रिडीमेबल डिबेंचर, नहीं। तो हम क्या, इससे बढ़िया शेयर ना खरीदो आप, तो नहीं करते, आप ये नहीं करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू क्या, कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके डिबेंचर्स क्या लिखा है, दोज डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यू इक्विटी शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटी। उन्हें क्या कहते हैं आप, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं, ठीक है। दीज डिबेंचर्स आर आइदर फुली कन्वर्टेबल और पार्टली कन्वर्टेबल, इनको ये पूरा या पार्टली आप कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये डिबेंचर्स जिनको आप, अच्छा सुनो एक और चीज है, जैसे मान लो आपके पास डिबेंचर्स हैं, फुली कन्वर्टेबल तो मतलब क्या है कि जब मन आया उसको शेयर में डिबेंचर में कन्वर्ट कर दो। पार्टली कन्वर्टेबल का क्या मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए, जैसे मैं आपके पास मान लो डिबेंचर्स हैं, ठीक है, तो डिबेंचर्स मान लो कितने के आपके पास है, 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स हैं आपके पास। इनमें से
50% डिवेंचर्स जो है वो क्या है, कन्वर्टेबल है, 50% नॉन कन्वर्टेबल है। जब आप कन्वर्ट करेंगे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में, तो 50% वाले पार्ट को करेंगे ना, बाकी को थोड़ी करेंगे। पहले कभी जैसे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जब होता है ना, तो कन्वर्टेबल डिवेंचर में, ठीक है, अगर आप इक्विटी शेयर के बदले में नए डिवेंचर इशू करते हैं, तो वो फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करने के लिए देते हैं, पार्टली को नहीं बोलते कन्वर्ट करने के लिए। रिडम्पशन डिवेंचर में पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन उसमें एक क्लॉज होता है कि अगर आप डिवेंचर का रिडम्पशन कर रहे हैं और उनका कन्वर्जन कर रहे हैं आप किसमें, इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में, या मान लो उनका कन्वर्जन आप डिवेंचर में कर रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन उनका कन्वर्जन अगर आप इक्विटी में कर रहे हैं तो फुल्ली कन्वर्टेबल वाले को करेंगे आप। लेकिन वो डिवेंचर की कंडीशन है, उससे हमें लेना देना नहीं है। तो ये फुल्ली भी होता है और पार्शली कन्वर्टेबल भी होता है। अगला चैलेंज जरा, नॉन कन्वर्टेबल इज फाइन, ठीक है। और आपको बताया था ना मैंने कि सिक्योर डिवेंचर को क्या बोलते हैं आप लोग, सिक्योर डिवेंचर या मॉर्गेज डिवेंचर बोलते हैं, और अनसिक्योर डिवेंचर को क्या बोलते हैं भाई, नेकेड डिवेंचर्स भी बोला जाता है। ध्यान रखना, भूलना मत, इस टर्म को एग्जाम में आएगी, अगर आगे तो घबराना नहीं। फिर हमने बोला कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर ये रे, 10%, 12%, 15% दे क्या है, ये क्या स्पेसिफिक कूपन रेट है, ठीक है। These debentures are issued with a specific rate of interest which is called coupon rate. स्पेसिफिक रेट में इधर फिक्स और फ्लोटिंग, भी रेट फिक्स और फ्लोटिंग दोनों हो सकते हैं। भाई 10% फिक्स हो गया, 10% फ्लोटिंग हो गया, जनरली फिक्स होता है। लेकिन अगर फ्लोटिंग हुआ तो किसके साथ अटैच होगा वो फ्लोटिंग रेट, क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, बैंक रेट के साथ। किसके साथ टैग होता है ये, बैंक रेट। बैंक रेट कैसे कहते हैं, द रेट एट विच बैंक लेंड्स मनी टू द कस्टमर्स, उसे बैंक रेट बोलते हैं, उसके साथ चलता है, ठीक है जी। जैसे होम लोन की ईएमआई होती है ना फ्लोटिंग वाली, वो किसके साथ अटैच, अभी बोला ना, बैंक के रेट के साथ अटैच होती है। एसएलआर बढ़ गई, सीआरआर बढ़ गई, तो बैंक रेट बढ़ जाता है, वैसा करके। और जीरो कूपन रेट डिवेंचर क्या बताया था मैंने आपको अभी, ये डिवेंचर कोई स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होते हैं। इन ऑर्डर टू कंपनसेट द इन्वेस्टर्स, सच डिवेंचर्स आर इशूड एट अ सब्सटेंशियल डिस्काउंट, एंड द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल वैल्यू एंड इशू प्राइस इज ट्रीटेड एज एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, नोशनल इंटरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द डिवेंचर्स होता है। जीरो कूपन पता चल गया कि एग्जाम्पल क्या है भाई, क्या बताए थे इसके एग्जाम्पल मैंने ऊपर, जीरो कूपन रेट या डीप डिस्काउंट, वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। जीरो कूपन रेट या डीप डिस्काउंट इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, करेक्ट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन, भाई देखो, शेयर होते हैं ना कंपनी के, चाहे वो प्रीफरेंस शेयर हो चाहे इक्विटी शेयर होते हैं, उनका नाम, उनका डिटेल, उनका फोन नंबर, उनका मेल आईडी, उनके बैंक अकाउंट डिटेल कंपनी अपने पास एक रजिस्टर में रखती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है शेयर होल्डर का। अच्छा, कुछ डिवेंचर होते हैं जो रजिस्टर्ड डिवेंचर्स होते हैं, उनमें डिवेंचर होल्डर का नाम, एड्रेस, पता, बैंक अकाउंट डिटेल सब की सब क्या रखी जाती है, रखी जाती है, ठीक है। अच्छा, दैट्स फाइन। तो अगर मान लो इंटरेस्ट देना होगा तो बैंक उनके अकाउंट में क्या होता है, सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो जाता है फंड का, एनईएफटी आईएमपी से ट्रांसफर हो जाता है पैसा। अगले डिवेंचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेयरर डिवेंचर होते हैं। अभी बेयरर डिवेंचर क्या कहलाते हैं भाई, बेयरर डिवेंचर जैसे करेंसी नोट है, जिसके हाथ में वही मालिक। बेयरर डिवेंचर क्या होगा, जिसके हाथ में डिवेंचर है वही मालिक। इन्हें इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, ये कंपनी से क्लेम करते हैं, ये हमारे डिवेंचर है, हमें इंटरेस्ट दीजिए। तो आज की डेट में तो क्या होता है, डिमेट फॉर्म में होता है ना सारा का सारा। तो जैसे डिवेंचर का ट्रांसफर हो जाता है, कंपनी को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है इंटरेस्ट देखने की, इनको इनको कंपनी को जाके क्लेम करना पड़ेगा, भाई हम तुम्हारी कंपनी के डिवेंचर होल्डर, हमें इंटरेस्ट दो। क्या है बेयरर डिवेंचर्स, क्या ये अच्छी चीज है बेयरर डिवेंचर रखना, बिल्कुल नहीं। मान लो, मान लो आपके डिवेंचर के डॉक्यूमेंट गुम हो गए, फिर क्या होगा, हाउ विल यू क्लेम। कंपनी के पास लिस्ट है आपका नाम, कंपनी के रजिस्टर में आपका नाम है, नहीं है, रजिस्टर्ड डिवेंचर में तो आपका नाम लिखा हुआ है, सब कुछ है। आप बोलोगे मेरा डिवेंचर नंबर इतना है भाई, कंपनी पे कहेगी रुक जाओ, उन्होंने लिस्ट खोलेगी कंप्यूटर पे, हाँ जी आपके पास है, ठीक है जी, आपको डुप्लीकेट बना के एक सर्टिफिकेट दे दिया। बेयर डिवेंचर में क्या करोगे भाई, पहली बार जिनको इशू हुए थे उनका। अच्छा ये बताओ मुझे, शेयर जो होते हैं कंपनी के बिकते हैं, तो जब शेयर बिकते हैं तो कंपनी के पास इलेक्ट्रॉनिक मैसेज आते हैं कि भाई अब ये शेयर होल्डर ये हैं, अब ये शेयर होल्डर ये हैं, अब ये शेयर होल्डर ये हैं, होता है। इनमें क्या करेंगे बेयर डिवेंचर्स, जिसके हाथ में वही मालिक है। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने नोट छापता है
जब का ट्रैक रखेगा कि मैंने 500 के नोट छाप रखे हैं, 2 करोड़ 50 लाख करोड़ मैंने नोट छापे हुए हैं, किस किस के पास है, रजिस्टर बनाएगा क्या? मेरे डिबेंचर वैसे ही होते हैं। तो क्या है ये? दे आर they can be transferred by ways of delivery and company doesn't keep any record of the debentures. Interest on debentures is paid to a person who produces the interest coupon attached to such debentures. जब ये डिबेंचर बिकते हैं, इनके साथ कूपन अटैच रहता है हमेशा। ठीक है, वो होता है ना, जैसे आपने देखा गिफ्ट वाउचर टाइप के। अब तो क्या होता है, ई वाउचर आ गए ना सारे के सारे। ई वाउचर का कोड आता है, कोड के साथ आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा। वो अंदर डालिए कंपनी में, वेबसाइट, जैसे मान लो मुझे एचडीएफसी कार्ड के अपने क्रेडिट पॉइंट्स रिडीम कराने हैं, तो एचडीएफसी की वेबसाइट में जाऊंगा, वो अपने मेरा मेरा कार्ड नंबर मांगेंगे, और मेरे एंट्री करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कि मेरे इतने इतने क्रेडिट पॉइंट्स हैं। फिर वो पूछते हैं कि आपको कैश में कन्वर्ट कराना है या उसके बदले में वाउचर चाहिए। तो मैं, फिर वो मुझसे ओटीपी मांगते हैं जो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है। मतलब मोबाइल नंबर भी हमें ही डालना होता है उसके अंदर अपना, और फिर हमारे पे ओटीपी आता है, उस ओटीपी को डालेंगे उधर, तो हमारे फेवर में रिलीज हो जाते हैं। अभी जैसे मैंने बोला ना, हमने एक ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन जीता था हमारे बच्चों ने, तो उनको 1500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिला उनको। तो उस यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ने क्या करा, फिर उनको 1000 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के उनको कूपन, ई कूपन दे दिए। वो मेरे मेल पे आए थे। नहीं मैम के, हम पता नहीं, मेरे, हाँ उनके, मेरे दूसरे टीचर उनके मेल पे आए थे, और उन्होंने फिर बच्चों को ट्रांसफर कर दिए। बच्चे उन ई कूपन को क्या करेंगे, एनकैश करेंगे। ऐसा अलग अलग तरह की मर्चेंडाइज है, मतलब दे रखी लिस्ट कि कहाँ कहाँ आप उनको एनकैश करा सकते हैं, ऐसा करके। बेयरर डिबेंचर में क्या होता है, एक इंटरेस्ट कूपन अटैच्ड होता है, लेकिन रजिस्टर्ड डिबेंचर में नो कूपन नथिंग, सीधा आपके अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि आपका तो नाम डिटेल सारी रजिस्टर्ड है वहाँ। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे हमारी कैटेगरीज थी, जिसका डिस्कशन मैंने दूसरी क्लास में भी किया था, बिकॉज आई वांट टू कीप बोथ द क्लासेज एट पार, ताकि जब हम एक्स्ट्रा क्लास करें तो, देखिए जनरली जो हम एक्स्ट्रा क्लास करेंगे आगे, वो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वाले टाइम पे करेंगे, ये ध्यान रखना। अभी 2 अक्टूबर आएगा, उस दिन भी हम एक एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, 2 अक्टूबर की छुट्टी होती है सभी की, 2 अक्टूबर वेंसडे है, लेकिन उस दिन किसी का कोई क्लास, उस दिन हम सुबह क्लास करके एक बड़ी कर लेंगे, ठीक है। चलिए। सर सेकंड को मैथ्स की 8 to 11। चलो, चलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है। एंड सॉरी फॉर बीइंग लेट इन द मॉर्निंग, लेकिन आप लोग को कोई शर्म नहीं आती आप लेट होते हो तो।